गुड इवनिंग, कैसे हो सभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 15 को अकेडमी ओपन, पता नहीं, अभी तो शायद ही हो गया। आई थिंक वैसे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब ओपन होगी। तो अपने ही करते हैं आगे। सर वो तो ऑनलाइन बंदे क्या चीज? सर वो तो 15 से ऑनलाइन बैचेज हैं सर, ड्रॉप करके सर वो। हाँ वो तो लगा। Yes. टेस्ट कैसा हो आप सभी का? सर बढ़िया। बढ़िया हुआ, चलो जी बढ़िया। सर आज क्या करना है? आज अपने नेक्स्ट चैप्टर करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है सर इस बार सर डायनामिक्स पूरा आएगा आपका चैप्टर टेस्ट में। नहीं सर, अभी जो कल हुआ उसमें आया था ना सर, कल वाले में आया था ना 10 क्वेश्चन आए थे ना फर्स्ट लॉ तक। यस सर। आगे लिखो, आप हेडिंग डालो थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का आगे का पार्ट है। छोटा सा चैप्टर है वैसे, तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। और बेसिकली यहाँ पे अपने पढ़ेंगे क्या, जो रिएक्शंस होती है जो अपने पास में रिएक्शंस होती है उसमें कितनी हीट का एक्सचेंज हुआ, या फिर कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना हीट का एक्सचेंज हुआ जिसकी वजह से अपना रिएक्शन हो रही है, तो उनको स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखो इसकी और फिर आगे की बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पूरा थर्मोडायनामिक्स आएगा, जितना अपने पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, थर्मोकेमिस्ट्री ये नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखो। इट इज branch of physical chemistry which deals the heat of the reaction or heat exchange between heat of the reaction, heat exchange between system and surrounding, that cause the reaction will take place। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, ये फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच है जिसमें हीट का रिएक्शन की हीट या फिर हीट एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जिसकी वजह से अपने पास में रिएक्शंस हो रही है। तो उसकी अपने स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। तो अपने जो रिएक्शन पढ़ते हैं ना कि डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो बेसिकली वही देखना अपने को। सर जी चैप्टर नंबर वही थर्मोडायनामिक्स का ही चैप्टर आपका एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों सेम है, मतलब दोनों साथ में है। तो मैं इसको अलग से करवाता हूँ ताकि वो थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई रहे कि क्या कुछ है। डील्स के बाद में डील्स द हीट ऑफ द रिएक्शन, डील्स विद लिख दो, डील्स विद हीट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिख दो,
वो तो समझने के लिए आपके लिए। आगे बात करते हैं। तो हीट एक्सचेंज जो होती है दो टाइप की होती है। हीट एक्सचेंज अपने पास है दो टाइप की होती है, एक तो होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होती है अपने पास में कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज होती है उसको तो डिफाइन करते हैं अपना डेल्टा एच, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है उसको डिफाइन करते हैं डेल्टा यू। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, ये तो अपने पास में क्या है, एंथैल्पी है, और ये अपने पास में क्या है, इंटरनल एनर्जी। ये अपनों ने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था ना, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। यस सर। नो सर। ना तो अपने पास में देखो बेसिकली इस चैप्टर में जो पढ़ना है अपने को वो डेल्टा एच के बारे में ही पढ़ना है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा, तो उसी को अपने सारा कुछ स्टडी करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो रिएक्शंस होती है अपने पास में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो क्या कुछ रिएक्शन होती है। हाँ जी, क्या कुछ होती है आपको पता हो तो? पता है? क्या सर? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नाम सुना है क्या आपने? सर? क्या कुछ होता है? यस सर। यस सर। सर एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज होती है, होता इंडोथर्मिक में हीट है। ठीक है, हमें यस सर। बैक ये लो जी। हाँ जी, क्वेश्चन भी करवा देंगे ना, टेंशन लो, आप लोग ड्रॉ मत करो इस पे। तो देखो पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। तो एंडोथर्मिक अपने पास में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है अपने पास में, हीट रिलीज करता है, रिलीज। ठीक है। तो जैसे कि रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ रिएक्शन दिया होगा, जैसे ए से कुछ बन रहा था बी कंपाउंड और सी कंपाउंड, तो इसमें तो क्या होगा, ये हीट एक्सेप्ट करेगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ऐसे कुछ। तो जो इसका डेल्टा से लिखते हैं अपने, वो क्या आता है अपने पास, पॉजिटिव आता है। वही अगर ए से कोई बी और सी प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो इसका जो साथ में हीट लिखेंगे तो वो हीट यहाँ पे लिखेंगे, हीट ये रिलीज करेगा, तो डेल्टा एच अपने पास में नेगेटिव। वही आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कोई सिस्टम होता है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब की तो डेल्टा एच पॉजिटिव, अपने पास में रिलीज की हीट तो डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इनका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में मतलब ये वैल्यूज ध्यान रखना कि कौन क्या होता है ना। बाकी तो बस यूज तो इसका क्वेश्चंस में आएगा, ग्राफ में आप पूछ लेते हैं। मतलब क्वेश्चन भी कैसे पूछेंगे, ग्राफ में पूछ लेंगे कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करना होगा। तो देखो ये अपने पास में है ग्राफ एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्शन प्रोग्रेस को टाइम भी कह सकते? नहीं टाइम नहीं, मतलब हाँ टाइम मतलब कह सकते हो उतना, लेकिन रिएक्शन प्रोग्रेस लिख लो, ज्यादा सही रहेगा आपको। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रही है, प्रोडक्ट में एक बार चेंज हो रही है उस हिसाब से ना। तो अपने पास में ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट साइड, और ये साइड अपने पास है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट को ना दूसरे कलर से करता हूँ, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट,
यहाँ पे जो एनर्जी होगी उस पॉइंट को बोलेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो कोई भी अपने पास में रिएक्टेंट होता है, उसको जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उस एनर्जी को अपने बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी अपने पास में रिएक्टेंट होता है, उसको जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को अपने क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो आप, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ। सर हाँ जी बोलो। सर ये जो एनर्जी होती है हाईएस्ट टू लोएस्ट होती है, किस तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में होती है? क्या चीज है सर जैसे अभी आपने एरो बनाई सर, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक बनाई ना एरो? नहीं लोअर से हाईएस्ट तक नहीं, चेंज बताया आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी अपने पास रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लो, यहाँ तक कुछ एनर्जी थी, ये इतनी वैल्यू, ये अपने पास में क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए अपने को इस पीक को पार करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इस साइड है, तो पार करने के लिए यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा। जो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी अपने को, तो वो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोलते हैं अपने, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे अगर बाई चांस मान लो अपने पास रिएक्शन क्या बैकवर्ड जा रही है, रिएक्शन क्या बैकवर्ड जा रही है, तो बैकवर्ड अगर रिएक्शन जाएगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट को कितनी होगी, इतनी होगी, है ना, इतनी अपने पास में एनर्जी को, प्रोडक्ट को अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये मान लो ए से बी बन रहा था, बी और सी बन रहा था, अब मान लो बी प्लस सी मिलके वापस, हाँ जी वापस से बताता हूँ, जिसको बी प्लस सी वापस मिलके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तब भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अपने को, बैकवर्ड अगर रिएक्शन जा रही हो, तो उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है। और जो ये ऊपर वाला पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये अपने पास में होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। ये अपने पास में क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। तो इसको आप ऐसे लिख लेना, इस पॉइंट को, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मैक्सिमम एनर्जी, मतलब जैसे कि इसको आप अगर समझना चाहो तो ऐसे समझो, मान लो अपने पास में दो कंपाउंड है, दो रिएक्टेंट है A2 और B2। ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी बीच की कंडीशन कुछ इस टाइप की होगी कि ये AA वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, ऐसे BB वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, AB वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट अपने पास में हाईली अनस्टेबल होती है, क्योंकि वो उसके पास में एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, और किसी भी कंपाउंड के पास में अगर एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट अपने पास में अनस्टेबल होती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनती कहाँ पे है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो ये अपने पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। तो देखो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी थी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी से लेके थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक अपने को पहुंचना है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट को, उस एनर्जी को अपने क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब समझ में आया, ट्रांजिशन नहीं है, थ्रेशोल्ड है वो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। स्पेलिंग आप सही से लिख लो, आप इससे मैं बता देता हूँ, थ्रेशोल्ड है वो। ठीक है। अच्छा ट्रांजिशन स्टेट है वो। ठीक है। ये अपने पास में ट्रांजिशन स्टेट, देखो अपने पास में ये होता है ना कि कोई भी रिएक्टेंट आपस में कंपाउंड करता रिएक्ट करता है, तो बीच में क्या होगा, ऐसी कंडीशन बन रही होती है, जो पहले वाला बॉन्ड है वो टूट रहा होता है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो वो कंडीशन को अपने बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और
उसके बाद अपने पास में नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एबी एबी टाइप का नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और प्रोडक्ट बन गया 2AB अपने पास में ना। तो जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो सकती है क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट है। जो कंपाउंड स्टेबल होगा उसके पास में एनर्जी कम होगी, जो रिएक्टेंट अपने पास में स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो जो स्टेबल नहीं होगा उसके पास में एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब कोई मान लो अपने पास में ये था ए कम बंदा था ए, ये अभी स्टेबल है, चेयर पे बैठा है ना, इसके पास में एनर्जी कम है। मैं इसी को उठा के एक कोई गैस पे रख देता हूँ नीचे, इसका आग लगा देता हूँ यहाँ पे और इसको ऊपर इसको बिठा देता हूँ, तो इसके पास में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। इसको एनर्जी दे रही है अपने, इसको बिठा दिया तवे पे, बिठा दिया मतलब गर्म तवे पे, तो ये यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाएगा और उठ के वापस चला जाएगा ना। तो वही काम है कि अगर रिएक्टेंट के पास में या कोई भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड के पास में एनर्जी ज्यादा होगी तो वो अनस्टेबल होता है, और कंपाउंड के पास में एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबल होता है। तो आप इसके हिसाब से इसको याद रख सकते हो, रखोगे याद कंपाउंड की डॉटेड लाइन क्या है क्या चीज? सर? डॉटेड सी लाइन क्या है? ए बी और डॉटेड के लाइन AB? देखो ये है कि पहले अपने पास में ऐसे बॉन्ड था, ए टाइप का बॉन्ड था और यहाँ पे बी टाइप का बॉन्ड था। अब ये ए टाइप का बॉन्ड तो टूट रहा है, ये बॉन्ड टूटने वाला और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जिस टाइम ये बॉन्ड टूटेगा उसी टाइम बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि एक वाला कर लिया पहले, ए बी को अलग कर लिया फिर अपने आपस में ये आके रिएक्ट करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं। तो अपने बीच के ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं कि एक बॉन्ड टूट रहा है दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए मैंने डॉटेड बनाया उनको, ठीक है। ओके सर, समझ गए? तो ये तो वैसे आपका आगे बात आएगी Yes, sir. सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपने इस चीज को, तो यहाँ पे 12th में, तो वो तो एक बार समझाने के लिए था ट्रांजिशन स्टेट वगैरह। तो यहाँ पे बस आप सारी चीजें समझ गए ना क्या कुछ आपके पास में। ये एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस की ग्राफ है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल आपके पास में टॉप पॉइंट, और फिर बाद में ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट की और ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है प्रोडक्ट की। तो यहाँ से अपने पास जो डेल्टा एच लिखते हैं तो उसको एक बार आप ध्यान में रखना, उसको लिखते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच क्या होता है अपने पास में, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, तो इनका जो दोनों का डिफरेंस होगा उसी को अपने क्या लिखते हैं, डेल्टा एच। तो ये अपने पास में डेल्टा एच होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर देंगे ना, टेंशन लो। तो ये अपने पास में डेल्टा एच, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये अपने पास में क्या था, पॉजिटिव। वैसे अपने अगर बात की जाए एक्सोथर्मिक ग्राफ में, तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ये अपने पास में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये अपने पास में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इधर जो प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वापस चेंज होने के लिए, तो उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है ही है, ये आपका ग्राफ एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में। तो इसका डेल्टा एच लिखेंगे, तो डेल्टा एच क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी है इस बार, रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये अपने एक्सोथर्मिक में अपने पास जो डेल्टा एच आता है वो नेगेटिव आता है, और एंडोथर्मिक में जो डेल्टा एच आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये इनके ग्राफ होते हैं। बता सकते हो जी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई? यस सर। बढ़िया, ये नोट कर रहे हो, आगे करता हूँ? सर कर लिया सर, 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर हो गया। हो गया?
Yes, sir. चलो जी आगे। हाँ जी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता। तो आगे देखो, अपने को बेसिकली यहाँ पे पढ़ना क्या, एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। तो एंथैल्पी को स्टडी करते हैं। तो आगे लिखा फैक्टर फैक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डेल्टा एच को, और क्या क्या अपने पास में होते हैं पॉइंट। तो पहला पॉइंट लिखा, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट, एंथैल्पी is the state function। तीसरा पॉइंट, एंथैल्पी is the extensive property। ठीक है, ठीक है, अपने पास में ये 3 पॉइंट तो आपको बताइए। टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे उस हिसाब से एंथैल्पी चेंज होती है। और एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है ओनली। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिशनल फॉलो करती है। स्टेट फंक्शन आपको पहले बताया था ना, जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। स्टेट फंक्शन अपने पास में क्या होता है, और 2 फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन एक पाथ फंक्शन। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं ओनली वो स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे वर्क और हीट। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट देखो इसमें। फोर्थ पॉइंट ये है, जैसे कि आपके पास मान लो एक रिएक्शन है ए टू बी, इसका डेल्टा। पॉइंट रह गया। थर्ड पॉइंट आपके पास में एंथैल्पी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, म्यूट रखो। ओके सर, हो गया। जैसे कि आपके पास मान लो ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, इसका डेल्टा दिया माइनस का x किलो जूल पर मोल। ठीक है, और एक रिएक्शन आपको सी से डी, जिसका डेल्टा एच आपको दिया है माइनस का y किलो जूल पर मोल। ये x और y वैल्यूज है कुछ ना, जैसे माइनस का 20 दे दिया, माइनस का 40 दे दिया, ऐसे कुछ वैल्यूज है। अब क्या कहेंगे, इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करता हूं, a प्लस सी और b प्लस डी। तो इसका डेल्टा एच क्या आ गया फाइनल का रिजल्टेंट। दोनों को ऐड किया तो इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस का x माइनस का y किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर कोई भी दो रिएक्शंस का डेल्टा एच अपने ऐड करते हैं, दो रिएक्शन का, इसको आप सिंपली कर लो यार, ऐसे कंफ्यूज हो गई। इसको x मान लो, इसको y मान लो आप, और जब अपने ऐड करेंगे तो ऐड करने पे अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, x प्लस वाई किलो जूल पर मोल। मैं दो रिएक्शन को ऐड करने पे ऐड हो गया। अगर मान लो जो फर्स्ट रिएक्शन थी, ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, ये तो ऐड कर दिया इनको। सब्सट्रैक्ट करना है या तो उल्टा कर लो ना, सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है अपने को। जैसे इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, बी से ए, उल्टा कर दिया रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, माइनस का एक्स। इसको भी माइनस लगा दो इसके आगे। और अगर मान लो इस रिएक्शन को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ 2a से 2b, तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 2x किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो जो आप रिएक्शंस में करते हो वो आप चेंज किस में करते चलो, डेल्टा एच में।
अगर दो रिएक्शंस को ऐड किया तो उन दोनों का डेल्टा एच भी ऐड कर दो। अगर किसी रिएक्शन को उल्टा किया तो उसके आगे माइनस लगा दो। अगर किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसी नंबर से आप डेल्टा एच को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर सकते हो? यस बढ़िया। तो ये आपके पास में एंथैल्पी के फैक्टर्स हैं, कैसे कैसे एंथैल्पी चेंज हो सकती है। तो आगे सबसे पहले बात करते हैं अपने जो हीट पढ़नी है। ये तो अपने को था कि बेसिक क्या कुछ होता है। अब यहाँ पे ना कुछ चैप्टर में हीट पढ़ेंगे, जैसे फॉर्मेशन की हीट क्या होती है, कंबशन की हीट क्या होती है, तो वो सारा कुछ अपने स्टडी करेंगे। तो आगे चले। तो लिखो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको अपने डिनोट कर देंगे डेल्टा एच एफ। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नोट करना है, ये लो जी नोट करो। तो देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपने आगे, फिर बात करते हैं क्या कुछ अपने पास में हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो लिखो जी डेफिनेशन। इट इज द heat exchanged when 1 mole compound formed by its constituents atom from element with their standard state। सर व्हेन वैन के बाद 1 मोल कंपाउंड है। One mole compound formed by its constituents atom from element with their standard state। स्टैंडर्ड स्टेट अपने पास में ये है कि टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो है 1 बार। ठीक है, प्रेशर अपने पास 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने पास डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन अपने निकालेंगे। अब देखो जो स्टैंडर्ड स्टेट में मतलब इसका मीनिंग क्या है, इस पूरी लाइन का मीनिंग आप सिंपली ऐसे समझो, जैसे कि मान लो अपने को H2O का फॉर्मेशन करना है ना। तो H2O का फॉर्मेशन कैसे करूंगा, अगर नेचर में अपने को जिस स्टेट में हाइड्रोजन मिलता है और जिस स्टेट में ऑक्सीजन मिलता है उन्हीं स्टेट से इनको फॉर्मेशन करना है, मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम होंगे वो ये होंगे, अपने को हाइड्रोजन मिलता है H2O गैस की फॉर्म में और ऑक्सीजन मिलता है ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, तो हाफ ऑफ फोटोग्राफ। तो ये हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से इसका फॉर्मेशन करना। अब इन्हीं से इनका फॉर्मेशन क्यों किया स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर 1 बार। इन्हीं से इसलिए किया कि जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वहां अपने मान के चलते हैं कि जो उसका डेल्टा एच होगा वो 0 होगा, मतलब उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि स्टेबल है तभी तो अपने को नेचर में मिला वो चीज। नेचर में मिला मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है इसका मतलब उसके पास एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी तो उसकी लगभग मान के चलते हैं 0 है।
तो जो भी अपने को नेचर में जिस स्टेट में मिलता है उसकी एनर्जी अपने मान के चलेंगे 0 है, और उसी से अपने फॉर्मेशन करेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो वहां पे जो भी चेंज आएगा उस रिएक्शन में वो सारा चेंज किस में जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन में, मतलब वो उसके फॉर्मेशन होने में एनर्जी आई है जो भी वहां पे चेंज आया। ठीक है, मतलब मान लो इनकी इन दोनों की Yes. एनर्जी इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, 0 0। अब जो भी यहाँ पे मान लो चेंज आया, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू आई इस पूरी रिएक्शन के लिए माइनस का 20 आई या प्लस का 20 आई प्लस का 30 आई ना, तो जो भी 30 20 का जो चेंज आया वो सारा किसके लिए, फॉर्मेशन की एनर्जी, इसकी H2O के फॉर्मेशन की एनर्जी है। तो अपने डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो भी चेंज आया वो सारा किसका, फॉर्मेशन की एनर्जी है। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट कौन कौन सी है जो फेमस है, वो लिख लेते हैं अपने, बाकी आपको रिएक्शंस में क्वेश्चन में गिवन होगा। तो लिखो जी स्टैंडर्ड स्टेट, यहीं पे लिख लेता हूँ ना। तो ये एलिमेंट अपने पास में और इनकी ये स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे कि अपने को हाइड्रोजन के लिए बात की जाए तो हाइड्रोजन की होगी अपने पास में H2 गैस की फॉर्म में। कार्बन की बात की जाए, कार्बन मिलता अपने को ग्रेफाइट की फॉर्म में, कार्बन ग्रेफाइट उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी। फ्लोरीन की बात की जाए तो ये मिलता है F2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ब्रोमीन की बात की जाए ये मिलता है Br2 की फॉर्म में। क्लोरीन की बात की जाए ये मिलता अपने को Cl2 की फॉर्म में। सल्फर की बात की जाए ये मिलता अपने को S8 की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे फॉस्फोरस की बात की जाए ये मिलता है P4। फॉस्फोरस अपने पास 3 कलर में आता है, व्हाइट, रेड और ब्लैक, है ना। तो ये व्हाइट कलर में मिलता है अपने को फॉस्फोरस, नॉर्मली व्हाइट फॉस्फोरस। और वो आप P ब्लॉक में पढ़ोगे आगे। नाइट्रोजन की बात की जाए N2 गैस की फॉर्म मिलती है अपने को, और बोरॉन की बात की जाए ये मिलता है B12 की फॉर्म। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेट है ना, तो उन स्टैंडर्ड स्टेट से अपने कुछ फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लो कि आपको ना ऐसा कुछ दिया होगा, ये आपके पास में एलिमेंट, तो बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे, है ना। तो जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आएगा, और जो मेटल हो गया ना, मेटल अपने उसी स्टेट में मिलती है। जैसे कि मेटल की अगर बात करूं मैं तो वो M में मान लो कि M की फॉर्म में मिलेगा अपने को। जैसे कि आपको फॉर्मेशन करना है NaCl का, तो कैसे फॉर्मेशन करोगे, Na प्लस का हाफ Cl2, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से इसका फॉर्मेशन है। अब जैसे कि फॉर्मेशन करना आपको H2SO4 का, तो कैसे फॉर्मेशन करोगे, H2 प्लस 1/8 ऑफ S8 प्लस 2O2, तो ये अपने पास में H2SO4 का फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से। अब जैसे कि फॉर्मेशन करना आपको HNO3 का, तो कैसे करेंगे, हाफ ऑफ H2 हाफ ऑफ N2 और 3/2 ऑफ O2, तो यहाँ से HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ जी, अगर किसी ने पीछे नोट नहीं किया तो नोट कर लो। तीसरी पेस्ट अपने क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि अपने को तो क्वेश्चन ही आने हैं एग्जाम में। तो हाँ जी, कर लिया नोट। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, चलो आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लिख लेना साथ में आपको। कैलकुलेशन ऑफ heat of formation of acetic acid
CH3COOH एसिटिक एसिड बाय फॉलोइंग, और गिवन अपने को जैसे कि ये रिएक्शन पहला CH3COOH प्लस 2O2 से प्रोडक्ट बनता है 2CO2 प्लस का 2H2O, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच दिया आपको वो दिया है माइनस का 207.9 किलो कैलोरी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आपको ये दी कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, और इसका जो डेल्टा एच दिया आपको वो दिया है माइनस का 94.48 किलो कैलोरी। थर्ड रिएक्शन आपके पास में ये है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, इसका जो डेल्टा एच है वो दिया है माइनस का 68.4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, फॉर्मेशन करना है CH3COOH का। तो पहले तो आप क्या करो, अपने हिसाब से रिएक्शन लिख के देखो, किसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के हिसाब से अगर मैं CH3COOH का फॉर्मेशन करूं तो क्या रिएक्शन आएगी। अब जो रिएक्शन आई उस रिएक्शन को अपने को फॉर्मेशन करना है, मतलब इन तीनों रिएक्शन का यूज करके उस रिएक्शन को जनरेट करना अपने को। तो कैसे जनरेट करेंगे वो चीज देखो। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया, आगे चले। यस सर। ठीक है जी, ध्यान से समझना, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, कुछ ऊपर से लगे ना आपको ऊपर से जा रहा है तो पूछ लेना। हाँ, सल्फर का एसिड है, ठीक, कुछ भी ऊपर से जाए तो पूछ लेना ना, ऊपर से नहीं जाना चाहिए। देखो अब अपनी को फॉर्मेशन करना था CH3COOH का, तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए मेरे को 2 तो कार्बन चाहिए, ठीक है, और 2 ऑफ H2 चाहिए, 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑफ और चाहिए मेरे को O2। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से इसका फॉर्मेशन होगा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो बेसिकली अपने को उन बाकी तीनों रिएक्शन का यूज करके ये रिएक्शन अपने को जनरेट करनी है। तो मैं पहले तो क्या करूं, CH3COH अपने को प्रोडक्ट साइड में चाहिए और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, तो इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, पहले रिएक्शन को कर दो उल्टा, तो बनेगा अपने पास 2 ऑफ CO2 2 ऑफ H2O से बना CH3COOH प्लस का 2 ऑफ O2, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच अपने पास में क्या हो जाएगा, पहले था प्लस का माइनस का था और इस बार प्लस का हो जाएगा क्योंकि उल्टा कर दिया रिएक्शन को, 207.9। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन अपने पास में थी कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ये तो ऐसे पड़ा रहने देते हैं क्योंकि कार्बन अपने को रिएक्टेंट साइड में चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 CO2 अपने को 2 CO2 चाहिए यहाँ पे भी कैंसिल करने के लिए, तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस का कितना था 94.48। थर्ड रिएक्शन अपने पास में थी, इसके को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स 2 ऑफ H2, क्योंकि 2 H2O को अपने को कैंसिल करना था। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू माइनस का 68.4। ठीक है, अब इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं, तो देखो तीनों रिएक्शंस को ऐड करने पे जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी वो फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो ऐड करने पे कुछ इस टाइप का, 2 ऑफ H2O से 2 ऑफ H2 कैंसिल हो गया, 2 ऑफ CO2 से 2 ऑफ CO2 कैंसिल हो गया, और 2 O2 से 2 O2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 2 कार्बन बचे, 2 ऑफ H2 बचा प्लस का O2 बचा, और क्या बचा CH3COOH। तो यही अपने को चाहिए था, ये रिएक्शन का फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली इस रिएक्शन का अपने को डेल्टा एच निकालना है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वही उसका फॉर्मेशन का होगा। CH3COH का कौन की कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से अपने इसका फॉर्मेशन किया है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड करने के लिए अपने तीनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन थी, सेकंड रिएक्शन थी और थर्ड रिएक्शन थी, तीनों को ऐड किया। तो इसका मतलब जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 207.9 प्लस 2 इंटू
ये माइनस का 94.48 है ना, प्लस 2 इंटू ये माइनस का 68.4। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 117.86 किलो कैलोरी। तो ये आपके पास में आंसर है। तो फॉर्मेशन CH3COS का फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी आ गई, माइनस का 117.86। हाँ जी बोलो। सर आपने 2 से मल्टीप्लाई की थी। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एक CO2 लेता तो एक ही CO2 कैंसिल हो पाता, 2 CO2 नहीं हो पाते, जिसमें को 2 CO2 कैंसिल करने थे। तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शंस करने से इधर ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर आपने इनको ऐड किया है? हाँ ऐड किया, तीनों रिएक्शंस को ऐड किया ना, तभी तो कैंसिल हो गए। देखो देखो ऐड करने पे मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, ओवरऑल रिएक्शन को 2 of CO2 plus 2 of H2O plus 2 of कार्बन plus 2 of O2 plus 2 of H2। रिएक्टेंट साइड में सारे आएंगे ना ऐड करने पे, ऐसे प्रोडक्ट साइड में सारे आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखो CH3COH plus 2 of O2 plus 2 of CO2 plus 2 of H2O। अब देखो H2O रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में तो कैंसिल ही कर दो उसको। ठीक है तो उस हिसाब से कैंसिल किया मैंने। हाँ जी समझ में आया सभी को क्वेश्चन? यस सर। सर एक क्वेश्चन और बता देना। चले आगे। यस सर। हाँ जी ये भी नोट कर लिया, कर लो नहीं किया तो। यस सर। बढ़िया चलो जी आगे। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है ये क्या है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ये आता अपने पास हमेशा अगर आपको फॉर्मेशन की एनर्जी दी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, प्रोडक्ट माइनस। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जितने मतलब वो आता है ना तारे सितारे से। और ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, क्योंकि आगे कुछ पढ़ेंगे कुछ अपने हीट पढ़ेंगे या फिर जो भी अपने पढ़ रहे थे हीट वगैरह है ना, फॉर्मेशन का डेल्टा एच ऑफ, तो वैसे कंबशन की हीट पढ़ेंगे या फिर कुछ और हीट पढ़ेंगे तो उसमें भी अपने पास में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा कई बार अपने पास में, जहां भी होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो ये काफी अपने को कंफ्यूजिंग सा रहता है। तो आप क्या रखना, कभी भी आपको फॉर्मेशन की एनर्जी दी हो तो आप क्या करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है यस सर। तो देखो जैसे कि अपने बात कर रहे थे, कोई भी एक ले लेता हूं मैं रिएक्शन, जैसे कार्बन प्लस O2, इससे बन रहा था CO2, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बन रहा है CO2। तो इस पूरी रिएक्शन का अगर मेरे को पता चल जाता है इस पूरी रिएक्शन में कि कितनी एनर्जी का चेंज हुआ, तो उसको मैं डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिख सकता हूँ। वैसा क्यों लिख सकता हूँ, उसका रीजन ये है, इसको अपने क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन प्लस फॉर्मेशन ऑफ O2, ऐसे लिखेंगे। प्रोडक्ट ये अपने पास में और रिएक्टेंट ये है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया मैंने। तो देखो अब जो रिएक्टेंट है उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसकी वैल्यू भी 0 होती है और इसकी वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जो अपने पास में नेचर में स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन आ गया, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो भी आया वो क्या आ गया, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसलिए पूरी रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच आता है उसी को अपने क्या बोल देते हैं, फॉर्मेशन की एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है समझ गए कि ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब पूरी रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच आएगा उसको अपने क्या बोल देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जो भी अपना प्रोडक्ट बना उसका। तो कभी कभी आपके पास में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कोई जनरल रिएक्शन ले लो, जैसे ए से बी कोई रिएक्शन अपने पास में, तो ए की एनर्जी अपने पास मान लो ये है 20,
जो भी 20 किलो जूल पर मोल है ना, और बी की एनर्जी मान लो आपके पास में 60 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, ऐसे कुछ मान लिया। फॉर्मेशन की एनर्जी है, ये डेल्टा एच और फॉर्मेशन है दोनों का, ये रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का। तो आपसे पूछा जाएगा इस रिएक्शन की एनर्जी कितनी है, तो इस रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है, ये ध्यान रखना डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपने को निकालना, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी 60, रिएक्टेंट की कितनी 20, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 40 आ गया अपने पास, ठीक है, बता सकते हो आप। सर ये वाला रिपीट कर दो प्लीज। हाँ जी करता हूँ, देखो अपने पास में क्या था, एक रिएक्शन थी ए से बी चेंज हो रही थी, ए का कुछ मान लो कोई कंपाउंड था CO2 मान लो अपने पास है, और दूसरी साइड बी में कोई और कंपाउंड मान लो, तो उसकी एनर्जी दे रखी थी फॉर्मेशन की 20 और फॉर्मेशन की दे रखी थी प्रोडक्ट की 60। तो अपने को निकालना था रिएक्शन की एनर्जी कितनी होगी, तो रिएक्शन की एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी 60 और रिएक्टेंट की कितनी 20, तो 60 माइनस 20 कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है अगर रिएक्शंस की एनर्जी को आपको फाइंड करना है, तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा ब्राउन वाला बताता हूँ, जैसे कि अपने पास में था कार्बन प्लस O2, CO2 बना, कोई भी जनरल रिएक्शन ले ली मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से अपने पास में कोई फॉर्मेशन हुआ। अब अपने को ये तो पता है कि इस पूरी रिएक्शन में कितना एनर्जी का चेंज आया, उस पूरी रिएक्शन में एनर्जी का चेंज आया, मान लो कुछ x की वैल्यू का चेंज आया। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पूरी रिएक्शन में जो भी एनर्जी का चेंज आएगा वो किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ CO2 ही होगा। वो इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे अपने क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं, यहाँ पे अपने क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मैंने लिखा CO2 का फॉर्मेशन की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट कार्बन के फॉर्मेशन की एनर्जी और O2 के फॉर्मेशन की एनर्जी। अब अपने को नेचर में तो ये मिलता ही है, कार्बन भी मिलता है और O2 भी मिलता है, तो इनके फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी लेके चलते हैं अपने, 0 लेके चलते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई 0 0। तो ये तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट तो 0 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा कौन, ओनली प्रोडक्ट बचेगा, और पूरी रिएक्शन की एनर्जी जो भी थी उसके इक्वल आ गया। तो इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो भी अपने पास में फॉर्मेशन की एनर्जी होगी वो जितना भी रिएक्शन में चेंज आएगा उसके इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए। यस सर। बढ़िया सर हाँ जी, सर जो हमने यहाँ वैल्यू 0 ली है रिएक्शंस में, सर ये हाँ हर जी। बार ही 0 होगी। हाँ अगर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास में रिएक्टेंट है तो, जैसे कि कार्बन O2 बाकी S8 B12 आपको जो लिखाया मैंने, ठीक है। ओके सर। अच्छा उसके बाद आप लिख लो हीट ऑफ कंबस्शन, ये फिर अपने कल करते हैं, आज तो इतना टाइम है नहीं, है ना, कंबस्शन की हीट इसमें, ठीक है फिर कल ही करते हैं। ओके जी बाय। बाय सर। सर।